और भारत की बात में आज सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारत के खिलाफ धर्मांतरण वाली साजिश। ये कौन लोग हैं जो जबरन धर्मांतरण के नेटवर्क पर रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया है। आज हमारे साथी अनुज ने स्टिंग कैमरे से, रिपब्लिक के कैमरे पे ये लोग पकड़ लिए गए। जी हां, ये जो उमर गौतम को लेकर बड़ा खुलासा किया है, उमर गौतम के बिलाल और जाकिर नायक से क्या कनेक्शन है, इसके सबूत मिले। धर्मांतरण गैंग की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सिख लड़की के जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। हमने देखा कि देश भर में लोगों को गुस्सा आ रहा है, बड़ा बवाल मच गया है। हर कोई कह रहा है कि सख्त कानून बनाइए, लेकिन कानून बनेगा तो इसमें फंसेगा कौन? क्योंकि दिक्कत यह है कि जैसे ही आप इन लोगों के बारे में बात करते हैं, वैसे ही कुछ मुट्ठी भर लोग जो ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ खुशी खुशी रहें, एक दूसरे से गले मिले। अगर मैं हिंदू हूं तो मेरा पड़ोसी सिख हो सकता है, उसका पड़ोसी मुसलमान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। देश के 24 राज्य, या एक या दो की बात नहीं, 2 दर्जन राज्य। इसकी आप महत्ता समझिएगा, इसकी महत्वता समझिएगा कि ये कोई 1 या 2 प्रदेश की बात नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की नहीं, जहां पर बीजेपी की सरकार है। मैं बात कर रहा हूं 24 राज्यों की। 21 जून को यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उमर गौतम ने कबूल किया कि उसने 1000 से अधिक लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण करवाया। शीला यादव कैसे आफरीन बन गई, मनोज दवे कैसे इब्राहिम खान बन गया। धर्म परिवर्तन के इस धंधे की हर साजिश का आज हम पर्दाफाश कर देंगे, परत दर परत उतार देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह जबरन धर्म परिवर्तन होता कैसे है, कैसे होता है। दरअसल धर्म परिवर्तन कराने वाला गैंग लोगों को धमकी देकर, सुनिएगा ध्यान से, धमकी देकर डराता है और धर्म परिवर्तन के लिए जबरन लोगों पर दबाव डालता है, उन्हें मजबूर कर देता है। लोगों को बहला फुसलाकर या धोखे से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इतना ही नहीं, यह गैंग लोगों को लालच देकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर कि तुम्हारी जिंदगी में सुबह उठोगे, अगर यह धर्म परिवर्तन कर लिया, इस धर्म से उस धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर धर्म परिवर्तन कर लिया तो गरीबी खत्म हो जाएगी, अचानक तुम्हारे मिट्टी का घर सोने का महल बन जाएगा, तुम्हारे घर में जो मिट्टी की कटोरियां हैं वो चांदी की कटोरियों में बदल जाएगी, चांदी का चम्मच आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। ये एक असली दिक्कत है और ये हमें समझना पड़ेगा कि भारत की गरीबी को लेकर कौन जिम्मेदार है। भारत के राजनेता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी, और वो सवाल हमें अपने राजनेताओं से पूछना पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से अगर ये लोग हमारे जो जिसे कहते हैं सोशली वनरेबल, यानी जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों को अपनी जिंदगी बिताने में दिक्कत हो रही है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई भीख मांगता है, कोई सड़क पे बैठा है, कोई जंगलों में है। छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक जंगलों में लोगों को 1 बोतल साफ पानी, सुनिएगा, 1 बोतल साफ पानी देने के बहाने धर्म परिवर्तन हुआ है इस देश। तभी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की बात हुई थी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अपने धर्म को बेहतर बताने की बात की जाती है, विदेश भेजने का प्लान भी शामिल होता है इन सब लोगों की बातों में। कई बार शादी के लिए भी जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। माया जाल में फंसाकर लोगों को ब्रेन वॉश कर, कहते हैं ना ब्रेन वॉश, जबरन परिवर्तन कराया जाता है और यह असलियत है। दरअसल धर्म परिवर्तन के लिए यह गैंग हर तरह की झूठ, फरेब और गैर कानूनी तरीके का सहारा लेता है और लेता था। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से फंडिंग होती है, ये आप जानते हैं और मैं जानता हूं, सरकार जानती है और हमारे अफसर जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल साजिश में इन एजेंटों का टारगेट सेट होता है। इस तरह इनकी मोटी मोटी कमाइयां होती हैं। लोग कहते हैं ना नोट गिनते हैं, ये नोट गिनते नहीं, ये ऐसे मापते हैं, दर्शकों मापते हैं जो ऐसे कमाते हैं लोग। लेकिन क्या फायदा, इससे नुकसान किसका होता है? भारत का, भारत की जनता का, आपका और हमारा। जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध को एक साथ बैठे नहीं देख सकते, जो 1 बोतल पानी देके, जो बच्चे बोल नहीं सकते थे उत्तर प्रदेश में, सुन नहीं सकते थे, उनको आपने
जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया, ये कह के कि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब आपको हम बता देते हैं देश में कहां कहां धर्मांतरण का ये जो नेगेटिव नेटवर्क है फैला हुआ है। जरा देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, दिल्ली देश की राजधानी, हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ, राजस्थान हरियाणा से सटा हुआ। तो वहीं चलते हैं उत्तर की ओर, ये पहाड़ी राज्य हिमाचल, यहां भी, और वहां नहीं तो गुजरात, जहां से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों आते हैं। तो नीतीश कुमार का बिहार, झारखंड, भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम। दरअसल यह नेटवर्क देश के 24 राज्यों तक फैला हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, पूछताछ के बाद इसको लेकर हर दिन खुलासा हो रहा है और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अवनीश अवस्थी, उन्होंने कहा कि 24 प्रदेशों में पिछले 2 दिन से यूपी की ATS अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। 24 प्रदेशों में एक प्रदेश की पुलिस, बाकी प्रदेश और उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? धर्मांतरण मामले को लेकर चल रही जांच के बीच ही जम्मू कश्मीर में ये सिख लड़की के जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। ये जैसे ही आया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, दंग रह गई कि ये हुआ क्या आखिरकार। एक व्यक्ति कहता है कि मैं डिक्की में डाल के, डिक्की में कोर्ट में जब लेके आया गया तो उनके परिवार वाले बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा हमारी बिटिया तो आई नहीं कोर्ट में। तो बाद में बताया गया सीट में बैठ के नहीं, गाड़ी होती है, आपने और हमने सबने देखी है, बैठते हैं, ज्यादातर लोगों के पास है, डिक्की में, लंबी गाड़ी होगी, खुली हुई डिक्की नहीं होगी, डिक्की के अंदर इस बिटिया को डालकर लाया गया था। लेकिन आज इसको लेकर दिल्ली में एक प्रदर्शन किया गया। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पीड़ित लड़की को लेकर दिल्ली पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, धर्मांतरण गैंग पर आखिरी प्रहार कब? ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में हो रही है। ये मेरी नजर में आतंकवाद ने एक नया चेहरा लिया जो धर्मांतरण का रूप धारण किया है। सिख लड़की के जबरन धर्मांतरण पर देश में उबाल। पीड़ित परिवार को किसने दी धमकी? 0 से कम संभावना है कि हमारी बेटी को ले जाए और हम चुप रह जाए। हो ही नहीं सकता। ये क्या तरीका है कि तुम लोगों की बेटियां उठा उठा के ले जाओगे? इस देश में क्या कानून नहीं है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक सिख युवती के अपहरण और जबरन धर्मांतरण कराकर निकाह के मामले के बाद देश भर में उबाल है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हंगामा बरपा हुआ है। इसके बाद जबरन धर्मांतरण की शिकार लड़की को दिल्ली लाया गया। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पीड़ित परिवार के साथ थे। किसी भी सूरत के अंदर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस तरह से बेटियों के साथ जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है। हमारे परिवार की बेटी है, किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी हाल के अंदर, चाहे धरती फट जाए, आसमान हिल जाए, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी सूरत के अंदर किसी के पास इस तरह जाने नहीं देंगे। पहले बयान में लड़की ने कहा कि आई एम 29 ईयर ओल्ड, तो दूसरे में कहती है 28, और एकदम लड़की फोन पे देख के, मतलब उसके आगे पर्ची है वो देख के वो पढ़ रही है। आप देख सकते हैं, खुद वीडियो में देख सकते हैं, वो तो सामने दिख रहा है कि लड़की पढ़ रही है, तो थ्रेटनिंग है उसके पीछे। इससे पहले सिख समाज के डेलीगेशन ने श्रीनगर में हुए धर्मांतरण को लेकर दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। लोगों ने जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग की। वहीं गृह राज्य मंत्री ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया है। भारत सरकार की तरफ से भी इस विषय पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ कदम भी उठाया, जो विदेशों से इलीगल कन्वर्शन के लिए जो पैसे आते हैं उसको रोकने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार पहले से भी काम कर रहे हैं, हमारा पहले भी कुछ सरकार भी काम किया है, ये नहीं होना चाहिए। दरअसल अधर्म के इस खेल की जड़ें काफी गहरी हैं। नकाब ओढ़कर अधर्म के दलाल अंतर्राष्ट्रीय आकाओं के इशारे पर फंडिंग कर इस काम को बेरोक टोक अंजाम दे रहे हैं। धर्मांतरण के खेल से जुड़े लोगों ने रिपब्लिक के खुफिया कैमरे पर इस बात को कबूला है।
और अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इस चीज पर देश उबल क्यों रहा है, देश में गुस्सा क्यों है, देश के युवाओं में नहीं, बड़े बुजुर्गों में भी। क्योंकि जब यह खबर आई देशवासियों कि सिख लड़की के धर्म परिवर्तन पर, और ये 5 तस्वीरें देखिए, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक में सिख समुदाय के प्रदर्शन किया, लेकिन इसमें सिर्फ सिख नहीं थे, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि भारत एक है, चाहे मजहब कोई भी हो, यह हमको समझना पड़ेगा। और ये जो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बीच में है देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, जिनसे मिला एक डेलीगेशन सिख समुदाय का। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ कानून बनाने की मांग की है। इसके बाद गृह मंत्री भी एक्शन में है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने, जैसे मैंने आपको बताया, कहा कि केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी हालत में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यह बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी कि जो जम्मू कश्मीर में मनजिंदर सिंह सिरसा आसानी से श्रीनगर से उस बिटिया को, उस बेटी को, इसे पंजाबी में दी कहा जाता है, लेकर श्रीनगर से दिल्ली आ गए, उसके पीछे, पर्दे के पीछे से वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, देश की सरकार का क्या रोल है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं होता कि बाहर से की जाए, कुछ चीजें पर्दों के पीछे रह के सरकारें करना चाहती हैं ताकि शांति बहाल रहे। भारत में धर्मांतरण को लेकर जिसे कहते हैं ना कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय साजिश की जा रही है। और ये आज से नहीं है, 1967 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, केरल में हजारों लोगों का अचानक धर्म परिवर्तन हो गया था। तब इंदिरा गांधी, जी हां, उस समय भारत की प्रधानमंत्री, एक कन्वर्जन लॉ लाई थी, एंटी कन्वर्जन लॉ। उसका भी उस समय उतना ही विरोध हुआ था जितना आज। तो 1967 से लेकर 2021 तक यह हमें समझना पड़ेगा। आज रिपब्लिक भारत के खुफिया कैमरे में जो ये बड़ा खुलासा पकड़ा गया है, और ये जो व्यक्ति है बिलाल और जाकिर का ये जो कनेक्शन सामने आया है, इसके पीछे के तार हमको समझने पड़ेंगे। तो बिलाल साहब जो हैं, उनका लिंक बताते हैं जाकिर से। उनका होगा क्योंकि वो देखो, इसमें इस्लाम के कुछ सेक्ट्स होते हैं, जैसे अहले हदीस, सुन्नी, शिया, ये सब होते हैं जो आपने सुने होंगे। तो वो है अहले हदीस। डॉक्टर जाकिर नाइक भी अहले हदीस स्कॉलर है। वो दरअसल वो तो कन्वर्टेड है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आए थे। और डॉक्टर जाकिर नाइक टीचर हैं, तो वो इंटरनेशनल के लेवल के हैं दोनों। उमर साहब तो बेचारे दोनों इंडिया में नहीं है, दोनों इंडिया में, तो वो नहीं, दरअसल इंडिया में ना भी हो तो अभी नहीं है ना इंडिया में, पिछले 3-4 साल से डॉक्टर जाकिर नाइक, उमर साहब की मुलाकात दोनों से है। तो सुना आपने ये क्या था। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी ने कहा है आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, और क्यों ना हो। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विदेशी फंडिंग का मामला सामने लाते हुए कहा है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गंभीर किस्म का अपराध है, लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके जो साजिश करता है वो पकड़े जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं, और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और अब दर्शकों आपको बताते हैं कि धर्मांतरण गैंग पर कैसे ये जो यूपी की एटीएस की मैं आपसे बात कर रहा था ना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने शिकंजा कैसे कसा है। एटीएस ने अब तक उमर गौतम, आराम से समझिएगा, उमर गौतम, जहांगीर आलम कासमी, इरफान खान, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, राहुल भोला पर शिकंजा कैसे कस दिया है। ये देखिए, ये हैं वो लोग। तो इनसे पूछताछ के बाद कई और धर्मांतरण के धंधेबाजों पर, ये जो शब्द है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा, धर्मांतरण के धंधेबाज। क्यों हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? इसलिए क्योंकि इनका काम, ये किसी धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं बार बार इसलिए कहता हूं, चारों धर्मों का नाम लेता हूं, क्योंकि किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु ये नहीं कहेगा कि उनका धर्म इसे मान्यता देता है। किसी को लालच देके, किसी को डरा धमका के,
किसी को बहला फुसला के आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, कोई धर्म नहीं मानता इसको। तो धर्मांतरण गैंग के पर्दाफाश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने इसे हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया। क्यों बताया है? कई लोग कह रहे हैं भाई इलेक्शन आने वाले इसलिए बताया है। तो वहीं यूपी की सरकार ने कहा है आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में हो रही है और ये पूरा है कि देश को खोखला करो, आने वाली नस्ल को हिंदुओं की खत्म करो, इनको पनपने मत दो। तो ये बहुत वेल प्लान्ड है, कठोर अपराध है और ये आवाज और ये तकलीफ और एक पीड़ा एक सांसद होने के नाते गोरखपुर के जो मुझे स्वयं हो रही है, मैं सदन में उठाऊंगा। जाकिर नाइक को कौन महिमा मंडित करता था? जाकिर नाइक के मंच पर कौन नेता जाते थे? कांग्रेस के नेता जाते थे या समाजवादी पार्टी के नेता जाते थे? तो ये तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया था। और आज जो हमारी सरकार है, आदरणीय योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो हम ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं। हमारी एजेंसियां इनको पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम कर रही है। बहुत कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं, एनएसए के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इनकी पुश्तें भी याद करेंगी कि जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करना, प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ना बहुत ही गंभीर है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाई है कि ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन में किसी भी किस्म की जोर व ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है। इस वजह से ये बात कही जा रही है कि ये जो कन्वर्जन का मामला सामने आया है, इसका पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बेसिकली इसमें गवाही उन लोगों की होनी चाहिए जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो उससे बाद वाज़ेह हो जाएगी कि हकीकत क्या है। और अब बढ़ते हैं आगे दर्शकों। ये हमने आपको दिखाया ये जबरन धर्मांतरण कैसे हो रहा था, लेकिन अब आपको आगे बढ़कर दिखाते हैं ये पाक का आतंक क्या कर रहा है। पाकिस्तान क्या नापाक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अब बात पाक के उड़ते आतंक की। भारत की सरहद में घुसने के पाकिस्तान के सभी दरवाजे बंद है, ये हमसे ज्यादा पाकिस्तान जानता है। कश्मीर में 370 हटने के बाद पाकिस्तान का बोरिया बिस्तरा आप मान लीजिए कि उठ चुका है, पैकअप हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान अब आतंक के नए रास्ते की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान के पास भारत में दहशत फैलाने का कोई रास्ता बचा नहीं है। जल थल नभ आकाश कहीं नहीं भाई, कुछ नहीं बचा है। इसीलिए अब वो क्या कर रहा है, जमीन के रास्ते तो भारत में वो घुस नहीं सकता। तो इस बार आपको याद है, अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर नहीं है तो आजकल तो भाई फोन है, फोन पे हर चीज दिखती है। मैं आपको सिर्फ बार बार सिर्फ ये बताता हूं, एक खिलौना होता है ड्रोन, वो बहुत जो हाईटेक वाले नहीं, जो अमेरिका, भारत, इजराइल यूज करता है, वो चीन वाले, मेड इन चाइना वाले, जो आपने एक बार उड़ाया और गिर गए वो वाले। तो उसके मदद से अब ये पाकिस्तान भारत में एक दो बंदूक, कहीं बम, कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो एंकर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि कश्मीर में 370 हटने के, जी हां, कश्मीर में 370 हटने के बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। उसके आतंकी रास्तों पर भारतीय फौजों का पहरा है, तो उसने आसमान का रुख कर लिया। वो लगातार भारत में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं ये बता दूं कि चाहे ये जो रिपोर्ट है ना, कोई नहीं मानता। अगर आप बोलिए कि पाकिस्तान के पास बहुत हाईटेक ड्रोन है, नहीं, कुछ नहीं है। ये 370 हटने के बाद से ड्रोन के जरिए घुसपैठ। और ये ड्रोन आती कैसे है, ये ड्रोन आती कैसे है? ये जो गधे बेचता है ना पाकिस्तान, जो गधे चीन को बेचता है, उसके अवज में वो खिलौने वाले ड्रोन मिल जाती है उसे, रिमोट कंट्रोल वाली, जो 100 मीटर के बाद जाके दब गिर जाती है गलत जगह। तो जम्मू कश्मीर और पंजाब से सटी जो ये भारत पाकिस्तान की सीमा है, 300 से ज्यादा ड्रोन दिखाई दिए हैं, पर ये सारे खिलौने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 2019 में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगभग 167 ड्रोन दिखे थे। 2020 में कितने दिखे? 77, क्योंकि गधे कम पड़ गए थे। याद है ना आपको कि पाकिस्तान में गधों की खेती शुरू हो गई थी। और 2021 में ये 66 ड्रोन भारत और पाकिस्तान सीमा पर देखे गए हैं। तो बात इतनी है भाई कि पाकिस्तान पहले गधा बेच के अपने लिए पेट्रोल मंगा रहा था, अब उसको समझ नहीं आ रहा है करे क्या। तो गधे जो चीन को बेचता है उसको बेच के वो अभी ये ड्रोन मंगाता है। 2 दिन पहले जम्मू के एयरफोर्स, भारत के जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर एक ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। ये असली एयरपोर्ट स्टेशन के टेक्निकल एरिया में ड्रोन के जरिए आईईडी गिराया गया, जिससे 2 विस्फोट हुए, एक नहीं 2। जिस जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया, वहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा
यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पाकिस्तान सीमा करीबन 14.8 किलोमीटर है, आप मान लीजिए मोटा मोटा 15 किलोमीटर। इसके अगले ही दिन जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर भी 2 ड्रोन दिखाई दिए। ये कोई कोइंसिडेंस तो था नहीं, एक सोची समझी रणनीति थी। जो गधे बेचे थे एक साथ चीन को, उसके बदले में जो ड्रोन आई थी कुछ तो दिखाना था, क्योंकि जो अगला खेप मांगना है क्या करेंगे। जैसे ही ये 2 ड्रोन दिखे, फायरिंग की गई और उन्हें खदेड़ दिया गया, आधों को गिरा दिया गया। लेकिन जम्मू में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास सोमवार देर रात एक और संदिग्ध ड्रोन नजर आया। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 3 दिन में ये तीसरा ड्रोन एक्टिविटी है, पिछले 3 दिन में 3। लेकिन अब पाकिस्तान का ये जो उड़ता हुआ आतंक है ना, ये कुछ ही दिन का मेहमान है। एक तो पहले ही आप अब तक समझ गए होंगे कि ये ड्रोन कोई हाईटेक नहीं है, भारत इजराइल अमेरिका वाली नहीं है। इसके खिलाफ भी भारत ने अब कमर कस ली है और जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के घर आज हुई एक हाई लेवल मीटिंग में, और ये सुनिएगा, पीएम मोदी ने ड्रोन पॉलिसी को हरी झंडी दिखा दी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जो ड्रोन पॉलिसी पर थी, प्रधानमंत्री चेयर कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जो ऑलरेडी इस बैठक में आने से पहले रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके आए थे। और ये ड्रोन पॉलिसी को पीएम के सामने रखा। पीएम ने कहा कीजिए, हमारे सूत्रों के अनुसार ग्रीन सिग्नल। और इस पॉलिसी के अलावा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले पर भी चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जैसा मैंने आपको बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये एक बहुत हाई लेवल मीटिंग थी जिसकी जरूरत थी, क्योंकि पहले भी राजनाथ सिंह ने रक्षा विभाग और वायुसेना के अधिकारियों से बात कर ली थी। इससे कुछ महीने पहले भी एक ड्रोन पॉलिसी लाने की बात हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि यह ड्रोन पॉलिसी जल्द से जल्द लाई जाए, लेकिन उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन आज जैसे ही प्रधानमंत्री के सामने आई, हमारे सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा इसको ग्रीन फ्लैग है, एक्टिवेट कीजिए। सीमा पार पाकिस्तान, जी हां, सीमा पार पाकिस्तान ये जो भी करने की कोशिश करता है वो क्या है, वो अपना घर संभाल नहीं सकता, अपना घर उससे ना संभले, लेकिन वो भारत में दिक्कतें, भारत में आतंकी भेजने की कोशिश लगातार करता रहता है। और अब हम आपको बताते हैं ये आतंकी हमले के लिए छोटे ड्रोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। खास तौर से ये देखिएगा, खास तौर से इन हमलों के लिए कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत हाईटेक जैसे इजराइल करता है, क्योंकि कमर्शियल ड्रोन्स साइज में छोटे होते हैं और ज्यादा शोर नहीं करते, शांत, छोटे छोटे उनके पंखे होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं छोटे ड्रोन या फिर कमर्शियल ड्रोन महंगे नहीं होते, सस्ते आते हैं, यानी एक आध गधे में ही 2-3 ड्रोन इन्हें मिल जाएंगे पाकिस्तानियों को। और इसकी वजह से होने वाले ये जो आतंकी हैं, ये आराम से इसे खरीद पाते हैं। ऐसे ड्रोन अपने साथ 4 से 5 किलो वजन आईईडी का विस्फोटक तक संभाल सकते हैं। ये एक रिसर्च है, सिर्फ बाजार में ही नहीं बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर आसानी से उपलब्ध है। आतंकवादी अपनी जान को खतरे में डाले बिना हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो अब क्या बताइए, पहले डरपोक तो हैं ही, खुद तो आते नहीं, गरीबों को वहां पे आतंकवादी बनाते हैं गलत चीजें पढ़ा लिखा के, और अब वो भी करने की जरूरत नहीं है, बैठ के अपने रिमोट कंट्रोल से चलाया, वो बच्चों का खिलौना है, यहां गिरा दिया। तो इसका तोड़, इसलिए वो पॉलिसी जरूरी है। रडार पकड़ने, जो रडार को पकड़ने में ड्रोन नहीं आते क्योंकि ये छोटे होते हैं, इसकी वजह से हमले को अंजाम दे पाते हैं कई बार, क्योंकि रडार इन्हें नहीं पकड़ पाता। तो ये वो सारी चीजें हैं ड्रोन से हमले की तकनीक। अब हम आपको समझाते हैं। दुनिया में कई साल से जगह जगह इस्तेमाल हो रही है ये ड्रोन तकनीक। सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने कुछ बहुत ही नई चीज कोई इजाद कर ली है। भाई फिलिस्तीन और वहां तो हो ही रहा है कितने समय से, इजिप्ट में हुआ था, तुर्की में हो रहा है, बल्कि तुर्की तो विश्व की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाली जिसे कहते हैं ड्रोन्स बनाने में माहिर है और उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो पाकिस्तान को कुछ नया नहीं मिल गया है, कोई अलादीन का चिराग नहीं मिल गया है, इसीलिए इसका तोड़ बहुत जल्द हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ड्रोन 2 तरीकों से हमला करते हैं। पहला तरीका होता है किसी छोटे या कमर्शियल ड्रोन पर बम या विस्फोटक लगा दिया जाए। यानी ये ड्रोन है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इस ड्रोन के नीचे बम चिपका दो, पहले से सेट कर दो टारगेट और भेज दो, बोले चल भेजा। ये काम जीपीएस जैसी तकनीक से किया जाता है। जीपीएस आजकल आपको पता है इतने से आते हैं सिम कार्ड जैसे, तो चिपका दिया कहीं और जा रहा है भाई वो वहां।
ये टेक्निक है, तकनीक का फायदा है तो नुकसान भी है। इसीलिए आपको इसको काउंटर करने के लिए इससे बेहतर तकनीक लानी पड़ेगी। जो गिरने के साथ ही ब्लास्ट होते हैं, ऐसी भी ड्रोन आती है, आपने चिपकाया, लगाया, गिर गया। इसके अलावा ऐसी भी है जिनकी टाइमिंग सेट की जा सकती है, यानी 3 मिनट 40 सेकंड बाद फटना, 30 मिनट 35 सेकंड बाद फटना, इतना माइक्रो मैनेज हो सकता है। दूसरा, ड्रोन टारगेट पर खुद बम के साथ ड्रॉप हो जाता है, यानी हमें ड्रोन नहीं चाहिए। गधा ही तो गया ना पाकिस्तान का, जाने दो, गधे से बेचा था ड्रोन भी गिरा दो, उससे नुकसान कर सकते हैं। जो ड्रोन भी बम के साथ गिरती है, उससे वहां पर गिरने वाली जगह पर अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो NIA है, जो सीधा गृह मंत्रालय के अंदर आती है, वो कर रही है, क्योंकि ये एक टेरर एक्टिविटी थी और ये साफ हो चुका है कि हमला ड्रोन के जरिए ही हुआ था और ये ड्रोन सीमा पार से आया था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि इस हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ, पैर या गधा था, क्योंकि हाथ पैर तो है नहीं, इनके तो गधे हैं, ये मान लीजिए आप पाकिस्तानियों के। लेकिन इशारा साफ है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से बड़ी संख्या में ड्रोन्स खरीदे हैं, बहुत सारे गधे बेचे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे गधे, अनगिनत। पाकिस्तान ने ये ड्रोन पिज्जा डिलीवरी या दवाइयों की डिलीवरी के लिए खरीदे थे। सोच सकते हैं आप, अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान में भी काम करती है, Amazon है एक कंपनी, उसने अमेरिका में एक ये टेक्नोलॉजी लाया है। और सिर्फ वो नहीं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो लाए हैं कि घर में डिलीवरी करते हैं सामान की। कोविड आया ना, ताकि आपके घरों में लोग ना आए, ड्रॉप हो जाए उसके अवज में इन्होंने, पाकिस्तान ने सोचा, चीन से इन्होंने कहा कि हमें डिलीवरी के लिए दे दो। लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिन में लगातार ड्रोन की घुसपैठ हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है ये जो झूठे पाकिस्तानी हैं, इन्होंने जो चीन को गधे बेच के ये खिलौने वाले और डिलीवरी वाले ड्रोन ले लिए हैं, उसका वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के लिए भी छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इन छोटे ड्रोन के जरिए ही होम डिलीवरी का काम किया जाता है, ये जैसे मैंने आपको बताया। तो आपने देखा कि खतरा कितना बड़ा है। पाकिस्तान, उसकी गोद में पल रहे आतंकियों ने अब भारत में दहशत फैलाने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है देशवासियों कि भारत छोटे ड्रोन के हमले से निपटने के लिए कितना तैयार है आज की तारीख में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका सबसे बेहतर तरीका जो भारत के पास है वो है एवियन रेडार। एवियन रेडार, ध्यान लीजिएगा, AVIAN, एवियन रेडार। एयरबेस, मिलिट्री बेस और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर AVIAN रेडार तैनात है। इनकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। इस रडार के जरिए चिड़िया को भी मॉनिटर किया जा सकता है। सोचिए, एक कोयल अगर उड़ रही है तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट ग्राउंड ड्रोन मॉनिटर होने के बाद उसे गिरा सकते हैं। आमतौर पर फायरिंग के जरिए ही इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। न्यूट्रलाइज यानी इन्हें गिरा दिया जाता है, जैसा कि जम्मू कालूचाक में ड्रोन देखे जाने के बाद हुआ। जैसे ही पकड़ा, सोल्जर्स ने तैनात किया, फायर किया, गिरा दिया इस ड्रोन को। ड्रोन देखते ही गिरा दो फायरिंग करके। लेकिन ड्रोन आसमान में ही गायब हो जाते हैं कई बार, क्योंकि उनके जो हैंडलर होते हैं, आजकल ऐसा होता है, छोटा सा कैमरा लगा होता है, GPS होता है, वो उनके पास स्क्रीन होता है अपने रिमोट में, जैसे बच्चों के पास छोटे छोटे मोबाइल फोन होते हैं, उसमें देख लेते हैं और वो वापस बुला लेते हैं। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम को DRDO ने दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया है, इस सिस्टम की तैनाती पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के दौरान दिल्ली के लाल किले पर की गई थी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी थे। यानी इसका डर था उस समय भी। इस सिस्टम के पास ड्रोन का पता लगाने के लिए ताकतवर रडार है, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की होती है। ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला होता है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99% होती है और वो जैम कर देती है। ड्रोन गन, इसके अलावा ड्रोन गन का भी इस्तेमाल होता है, जैसे समझाया अभी आपको कि ड्रोन गन पायलट और ड्रोन के बीच रेडियो सिग्नल पर चलती है और उसको सिग्नल को जाम करने के साथ ही हमले से पहले जो ड्रोन करने वाला होता है उस पर उसको गिरने के लिए, तोड़ने के लिए, टूटने के लिए मजबूर कर देती है। क्योंकि ये जो खिलौने चलते हैं ये एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जाम कर दो, वो खिलौना गिर जाएगा। स्काई फंड्स ड्रोन पर इस तरह के सिग्नल का इस्तेमाल करती है, जिससे ड्रोन अपना रास्ता भटक जाता है, उसको समझ नहीं आता। GPS तो बताता है उसे जाना है सीधे हाथ पे,
लेकिन आप उसका सिग्नल ब्लॉक कर देंगे तो उसे समझ नहीं आएगा सीधा जाना है, उल्टा जाना है, कहां जाना है, गिर जाती है, समझ नहीं आता। ड्रोन कैचर सबसे अलग तरीका है। ये एक तरह का एनईटी यानी जाल फायर करती है, जो हवा में उड़ रहे ड्रोन को जाल में फंसा लेता है। मतलब समझिए, ये जाल फंसा लेता है। तो पहले ही आप शूट करते हैं, नेट आता है और इस ड्रोन को पकड़ लेते हैं। आमतौर से ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के लिए करते हैं, ज्यादातर देशों की सेनाएं और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस करते हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद आए हैं तो आपने देखा होगा दिल्ली के इंडिया गेट, बॉम्बे के गेट वे ऑफ इंडिया, हैदराबाद में चारमीनार, हर जगह ये एक जगह पे यूज होता है। ये आजकल डिलीवरी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका में शुरू हुआ था, अब तो हिंदुस्तान में भी शुरू हो चुका है। फिल्मों और वीडियो की शूटिंग में यूज होता है। टॉप एंगल, भैया एक बार तो हमने भी यूज किया था हमारी शूटिंग के लिए, हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, दूसरों की क्या बात करें। तो ये होता है, लेकिन देखते ही देखते शूटिंग से लेके और बॉर्डर के बम ब्लास्ट तक ये नजर आने लगा है। ये आतंकवादियों के हाथ में एक टूल बन चुका है। इसीलिए ये जो खतरनाक हथियार बन गया है, हाल में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वेलांस के लिए दुनिया भर की ये जो है इसको कॉम्बैट करना बहुत जरूरी है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगले 10 साल में दुनिया भर में करीब 80,000 सर्वेलेंस ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। और ये साफ है, लगभग 2000 अटैक ड्रोन खरीदे जाएंगे। अमेरिका की योजना अगले 10 साल में 1000 कॉम्बैट ड्रोन्स खरीदने की है। 68 ड्रोन के साथ चीन का दूसरा नंबर है, रूस 48 ड्रोन के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि भारत 38 ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तेलंगाना के हैदराबाद की। देखिए कैसे ये तेज रफ्तार कार, देखिएगा अभी, और ऑटो में टक्कर हो जाती है। टक्कर देखते ही देखते, भगवान बचाए इनमें बैठे लोगों को। सड़क पर ऑटो कई बार पलटता है, एक के बाद एक ऑटो में सवार एक शख्स की मौत हो चुकी है। वहीं ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि ऑडी, ये जो गाड़ी थी बहुत महंगी, सवार इस पे जो थे उन्होंने मदिरा पी हुई थी, दारू पी हुई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। उसको पकड़ लिया है पुलिस ने। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग। तो आज भारत की बात में आपने देखा, सबसे बड़ी जो आज खबर है भारत में वो है जबरन धर्मांतरण। ये कौन लोग हैं जो भारत का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ और केरल से लेकर उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को भाइयों की तरह नहीं रहने देते? ये कौन लोग हैं जो जानबूझकर भारत में रहकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत की बात।